Hello learners. So as I told you in my previous class that during the next class we will be discussing these another two important economic reforms which have been done by the government of India. The first one is demonetization, or what is called as Notbandi in Hindi. Well, demonetization was done by the present government of India on 8th November 2016. The Modi government part 1. Well, Modi government or the NDA led by BJP government came into force in 2014, and they have done two important steps. They have taken two important steps. The first is demonetization and second is GST. And incidentally, both the steps were taken in the same year. It was the 2016. So demonetization में बेसिकली सरकार ने क्या किया, 8 नवंबर 2016 से जो उस समय सर्कुलेशन में सबसे बड़े नोट्स थे 500 और 1000, वो उनका लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया. लीगल टेंडर ख़त्म होने का मतलब था कि अब वो सिर्फ कागज़ थे, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी. ऐसा क्यों किया गया था? इट वॉज डन टू चेक द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टू कर्ब द करप्शन एंड टू चेक द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसीज. सो दिस वॉज द एम टू इंट्रोड्यूस डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन करने के पीछे काला धन, उसको रोकना, जो फर्जी करेंसी सर्कुलेशन में है उस पर चेक लगाना, लगाम लगाना, और जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी उनको रोकना था. द एम वॉज वेरी बिग एंड द इंटेंशन वॉज गुड. अब हुआ क्या, जब एकदम से इस तरह की चीज़ें, जो बड़ी करेंसी थी हमारी, वो ख़त्म हो गई, तो प्रॉब्लम ऑफ कैश क्रंच वॉज देयर वॉज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन. But to avoid this complete breakdown, government facilitated the people to withdraw 4,000 per person per day, and everybody was asked to deposit its old currency notes till 31st December 2016 with the commercial banks, and further without any declaration, and further up to the 31st March with रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद डिक्लेरेशन. यानी 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के पास आप जो आपका पुराना पैसा था वो जमा कर सकते थे, एक घोषणा के साथ, डिक्लेरेशन के साथ कि कहाँ से आया क्या है. और वैसे आपके कमर्शियल बैंक्स जो थे उनमें विदाउट एनी डिक्लेरेशन आप 31 दिसंबर 2016 तक जमा कर सकते थे. एक और फैसिलिटी दी गई कि 12 दिसंबर तक, 8 नवंबर को नोटबंदी की गई और 12 दिसंबर तक के लिए सुविधा दी गई कि आप पेट्रोल पंप पे गवर्नमेंट टैक्सेस देने में, आप बिजली के बिल देने में, पानी के बिल देने में भी इन पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते थे. ये एक ऐसा स्टेप था विच डेमोन्स्ट्रेटेड द स्टेट पावर टू कर्ब द फेक करेंसीज और टू चेक the unnecessary activities. Yes, of course, it did it, but it received both the acclamation, the praise, and the criticism as well. So, as far as the advantage or positives are concerned, they go like this. It improved tax compliance. Yes, of course, टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव हो गया बिकॉज मोर द नंबर ऑफ पीपल हैव कम अंडर द टैक्स एम्बिट. अब ज़्यादा लोग इसकी टैक्स की सीमा में आ चुके थे. और दूसरे, द सेविंग्स वर चैनलाइज्ड. तो इंडिविजुअल सेविंग्स थी, दे वर चैनलाइज्ड थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स.
बैंकों के द्वारा अब जो हमारी सेविंग्स, जो पहले हमने घरों में कहीं दबाकर छुपाकर जो पैसा रखा हुआ था वो बैंकों में चला गया, किसी तरह हमारी माँ बहनों ने जो रखा था अब वो चैनलाइज हो गई, अब वहाँ चली गई तो बैंकों के पास डिस्पोजल बढ़ गया और इसके बाद अब वो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, तो इससे जो चीप रेट पर लोन जो है वो प्रोवाइड करा सकते थे। हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल हुआ, कैसे? एंड इट चेक्ड द टैक्स इवेशन, किस तरह किया इसने? जब हमने जो इकोनॉमी है हमारी वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल से अब डिजिटल हो गई थी, अब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ गए क्योंकि पैसा तो हाथ में रहा नहीं, तो अब ऑनलाइन मोड से ही ट्रांजैक्शन होना है, बैंकों में पैसा है, तो वहाँ पर डिजिटाइजेशन होने से अब उसे एडमिनिस्टर करना आसान हो गया था। ये इसके बेनिफिट्स थे, बट ऑफ कोर्स हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। देयर वर सम नेगेटिव्स एज वेल। देयर वाज अ ब्रेक डाउन एंड कैश क्रंच, यस ऑफ कोर्स कैश क्रंच वहाँ हो गया। सरकार ने हालांकि सुविधा दी कि भाई 4,000 पर पर्सन पर डे निकाल सकता है, बट दैट वाज नॉट सो इजी। देयर वाज अ लॉन्ग क्यूज इन फ्रंट ऑफ द बैंक्स एंड एटीएम्स, है ना। तो इसमें कैश क्रंच होने की वजह से लोगों को जो ब्रेक डाउन हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बड़ा असर पड़ा। तो ब्रेक डाउन एंड कैश क्रंच, लॉन्ग क्यूज़ आ गई बैंक्स और एटीएम्स के सामने, कई लोगों की इसमें डेथ भी हो गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मोर देन 70 पीपल वर डाइड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स। तो ये सब हुआ। उसके बाद एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जब कैश क्रंच हुआ तो जो आर्थिक क्रियाएं थी उन पर जो प्रभाव है वो विपरीत दिशा में पड़ा। तो इसीलिए डिमोनेटाइजेशन को दोनों तरह के जो है वो विचारों का सामना करना पड़ा है। इसके लोगों ने इसकी सराहना भी की और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लाइक अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उन्होंने इसकी जो है वो ऑफ कोर्स इसकी तनकीद की, इसकी जो है क्रिटिसाइज़ किया है इस पॉलिसी को। ये माना गया कि ये एक अच्छा मूव नहीं था और जो मोटिव था वो जो है ये उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली तो इसने स्टेट की जो पावर है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर किया कि किस तरीके से वो जो फेक करेंसी है उस पर लगाम लगा सकता है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू GST. Hello learners, welcome back. Now we are discussing goods and services tax which is called as GST. भारत सरकार ने 2016 में ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बनाया जिसमें GST को जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। GST एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसने सब्ज्यूम्ड कर दिया बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को। सबसे पहले इसका एम क्या था? इसका पहला एम था कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बढ़ाना, टैक्स का जो इवेशन है, जो कर चोरी है उसे कम करना और वन टैक्स वन कंट्री वन मार्केट डेवलप करना। एम की बात करें, जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सके, ये इसका पहला एम था। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी जद में आएंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। फिर रिड्यूस टैक्स इवेशन, जब लोग अट्रैक्ट होंगे, हमेशा ये देखा गया है कि अगर टैक्स रेट्स कम होंगे तो लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज करने में हिचकिचाते नहीं, बिकॉज इनकम चोरी से रखना एक कानूनन अपराध तो है ही, तो डर का भाव लोगों में रहता है। अगर टैक्स रेट हल्का होगा, कम होगा, तो वो अपनी इनकम को आसानी से डिस्क्लोज कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा? टैक्स इवेशन कम हो जाएगा। टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, हर बाज़ार में हर तरह के एक तरह के सामान पर एक ही टैक्स लगेगा, यानी एक ही राष्ट्र है, एक ही टैक्स है और एक ही बाज़ार है। ये इसकी परिकल्पना की गई। रही बात इसकी क्वालिटीज़, विशेषताओं की, अगर हम फीचर्स पे बात करें तो पहली फीचर है इसकी अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। यस, ये पहला
और एक विस्तार पूर्वक एक बड़ा टैक्स है जिसमें सभी तरह के लगभग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, इन सभी को जो है इसमें सब्ज्यूम्ड कर दिया गया है। दूसरे क्या है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। पहले जो हम टैक्स देते थे, आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण में बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स निर्मित होते हैं। जैसे हमने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था जब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात कर रहे थे। एक किसान गेहूं उगा रहा है, गेहूं को वो बेच देता है फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल का जो ऑनर है वो उससे आटा बना देता है। अब वो आटे में वैल्यू एडिशन हुआ, गेहूं मान लीजिए 100 करोड़ का था, आटा 200 करोड़ हो गया। तो पहले ये होता था कि हर स्टेप पर टैक्स लगता था। अब क्या है, अब उस आटे से ब्रेड बन गई, ब्रेड 300 करोड़ की हो गई, अब टैक्स 300 करोड़ पे लग रहा है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है विद द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जो भी टैक्स पहले हो गया है वो इनपुट उसमें दिखेगा। आगे है एप्लीकेबल विद यूनिफॉर्मिटी, यस, एप्लीकेबल विद यूनिफॉर्मिटी। जो टैक्स है वो यूनिफॉर्म है, जैसा कि इसका एम था टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। एक तरह के सामान पर एक ही तरह का टैक्स लगता है, तो इसके लिए 5 स्लैब्स बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 टैक्स स्लैब्स, है ना। वो स्लैब्स कौन कौन से हैं? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। आप देखेंगे 0% जो है वो एग्रीकल्चरल गुड्स पर है और 28% कॉस्मेटिक्स आर्टिकल्स पर है, जो सबसे ज़्यादा है। इसमें एक और बात समझाने की है कि पेट्रोलियम जो 5 प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फॉर द टाइम बीइंग जीएसटी स्लैब से बाहर रखा गया है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर हाईली टैक्सेबल। इसलिए ये जो है बट इट इज़ फॉर टाइम बीइंग ओनली, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल बी कवर अंडर जीएसटी ऑल्सो। ओके, और इसमें क्या है, एमलगमेटेड लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस एज वेल एज सेसेस। देखिए, जैसे सेंट्रल टैक्सेस पहले लगा करते थे, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स. Now they have been subsumed under the GST. As if we talk about the state tax, so there are so many taxes like VAT, state VAT, luxury tax, entry tax, entertainment tax, octroi, etc. So there are so many taxes which have been subsumed under the GST. That is why it aimed to create one nation, one tax, one market. और इसीलिए इसको एक कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है, क्योंकि इसने ये सारे जैसे स्टेट के जो गुड सेसेस हैं वो भी सब्ज्यूम्ड कर दिए, सेंट्रल सेसेस लाइक KCC इसने जो है वो सब्ज्यूम्ड कर दिया है। तो ये सारे जो इनका जो एमलगमेशन किया गया है वो इसको जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स बनाते हैं। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ GST. So as far as the benefits of introducing GST is concerned, they go like this. It facilitated freedom of movement of goods and services. As GST has created one nation, one good,
one market. So by introducing this uniformity, it has eased the freedom of movement of goods and services. Then it has reduced the cost of business transaction. As nowadays the business entrepreneurs are not levying the taxes on consumers at every stage, so definitely it has been reduced the cost of business transactions a lot. Now the third one is reduce the overall cost of production. Yes, of course, if it has reduced the cost of business transaction with the uniformity of GST, and GST is the destination based tax which is implied on the final stage, so it has reduced the overall cost of production and make our goods more compatible in the domestic as well as international market. Then expected higher economic growth. It is expected from the GST regime that it will lead to more economic growth, and it is expected that it will lead to the 2% growth rate in GDP due to this GST. Then tax compliance will be easier. Yes, tax compliance will be more easier than before, as all the transactions are going on with the online mode. Everything is there, the taxpayers return and all the things are available on internet with the help of internet online, so compliance will be easy than before. It has expanded the tax base, and of course the tax base is also expanded. So after the demonetization, as the savings of individual were channelized, and then the more digital transaction occurred after this 2016 period, nowadays every third person is doing the international or national transactions with the online mode. So in this way the GST has also expanded the tax base, because online transaction will provide the administration easy administration of the tax system. So government can monitor it easily through the online mode, and then it has expanded the tax base. More people are covering under the tax ambit, and that is why the possibility of tax evasion has reduced. So these are some of the notable benefits of goods and services tax. So I hope you all are getting, and now with this part of demonetization and goods and services tax, we have been finished the unit number 6, which is which consists the 3 chapters: Indian economy on the eve of independence, Indian economy during 1950 to 1990, and economic reforms since 1991. Now from the coming classes we will be dealing the unit number 7, which includes the major challenges facing Indian economy, like the challenge of poverty, the human resource, the infrastructural development and all. So that's all for today's. I hope you all are getting. Thank you very much.